Welcome to our show, Aman Talks. Let's talk with Aman. Let's talk with Aman. Let's talk with Aman. नमस्कार, आदाब, सलाम और आप देख रहे हैं अमन टॉक्स और आज मेरा सेकंड एपिसोड है और आज मेरे साथ है रतिया के ऑल इन वन कहूंगा मैं, प्रमुख बिजनेसमैन है, प्रमुख समाज सेवी हैं और प्रमुख एडवोकेट हैं, फेमस हैं हर किसी में और फील्ड में। तो आज हमारे साथ हैं अंकल अशोक चोपड़ा जी। तो आप सबका पहले आपका वेलकम है सर। थैंक यू। आप हमारे स्टूडियो में आए और मेरे सेकंड एपिसोड में आज आप आए हो, तो बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। पहले तो इस काम के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ जी, कि आपने रतिया के लोगों को लाइमलाइट में लाने का एक प्रयास शुरू किया और परमपिता परमात्मा से दुआ कि आप इस काम में सफल हो और सोशल मीडिया पे नई बुलंदियों को छुएं। सर यही प्रयास है हमारा कि जो लोग रतिया के फेमस हैं, मैं सोचता हूँ कि जो मोटिवेशन है ना वो बाहर से ना मिले, खासकर लोकल एरिया से मिले, क्योंकि हम बाहर बच्चे हैं जो ढूंढते हैं कि मोटिवेशन बाहर से आएगी, हम बाहर कुछ देख के बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो मोटिवेशन हो वो अंदर से आए। तो ये मेरा प्रयास है। क्या कहना चाहेंगे आप? नेचुरल है। देखिए, एक बच्चा जो घर में पेरेंट्स से सीखता है या दादा दादी से सीखता है या नाना नानी से सीखता है, वो चीज किसी और से नहीं सीख सकता। तो आपने बहुत बढ़िया किया कि रतिया के लोगों को अगर आपने मोटिवेशन देनी है तो रतिया के लोग ही ज्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को मोटिवेशन लेनी है बिल्कुल वो उन लोगों को पर्सनली टच में है, बिल्कुल जानते हैं, उनके नॉलेज में ये बात है कि अगर यार ये बंदा ये बात कह रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई हो। बिल्कुल, बजाय कि बाहर वाला जिसका उसने कभी नाम नहीं सुना वो उसको आके कुछ बात कहे या समझाए तो उसके दिमाग में जल्दी से नहीं उतरेगी। जो बात लोकल लोग कहेंगे वो उसको असर भी करेगी और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। और ये भी है ना, मेरे चैनल के माध्यम से जैसे कि पता है कि अगर कोई चीज उनको क्रैक करती है तो वो आप पे आके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं सर कि ये चीजें कैसे होती हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दिस इज द राइट क्वेश्चन जो आपने दिया। ये बहुत बढ़िया बात है कि अगर किसी को 1% भी किसी चीज पे डाउट लग रहा है या उसको ये लगा यार अमन जी ने तो इंटरव्यू तो लेकर काम कर दिया और ये काम तो हो नहीं रहा, तो वो डायरेक्टली उस बंदे को अप्रोच कर सकता है जिस बंदे से उन्होंने आपको बात करवाई या जिनकी बात आपने उन तक पहुंचाई कि सर आपने ये उस दिन तो बोला था जी पर ये तो मेरी समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और ये आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई बात किसी को अच्छी लगती है या बुरी लगती है और उसको उसमें किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या किसी तरीके का वो मुझसे उसमें संपर्क लेके मेरी हेल्प लेना चाहे तो ऑलवेज मोस्ट वेलकम ड्यू टू यू। ओके सर, जैसे मैं बात कर रहा था कि मोटिवेशन आपने कहा कि घर से होनी चाहिए और आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, किसी बच्चे को जानना है आपके स्ट्रगल के बारे में। बात हुई स्ट्रगल की तो क्योंकि आप एक दिन में तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी इंसान नहीं बनता, आप मतलब बहुत कुछ अचीव कर लिया आपने। आप अपने प्रोफेशन के बारे में खुद बताओ पहले तो, कि लोग कंफ्यूज हैं मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं आपको कैसे, अपनी स्टार्टिंग जैसे बात हुई कि मैं आपको कैसी भूमिका तैयार करूँ आपके लिए, तो आप पहले तो आप खुद बताइए। देखिए, बेसिकली अमन जी ऐसा है कि इसके लिए किसी भूमिका की या किसी पर्टिकुलर एक वर्ड में नहीं बांधा जा सकता किसी भी इंसान को। किसी भी इंसान को, हर इंसान में मल्टी टैलेंट होते हैं। ये अलग बात है कि वो कौन सा सामने किस टाइम लाता है, किस टाइम कौन सा चीज सामने आता है। बचपन स्ट्रगल बीता रहा मेरा। अगर मैं आपको बचपन की कहानी सुनाऊं तो 4th क्लास में पेरेंट्स से अलग हो गया था। मैं गांव में अकेला अलग रह के एजुकेशन करता था और यह जो घग्गर नदी आजकल आप देख रहे हैं जिसमें बाढ़ आती है, मैं घग्गर नदी को पैदल क्रॉस करके स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था। वेरी गुड। तो बचपन का स्ट्रगल का रहा। बचपन के बाद जवानी के दिनों में आए तो उस टाइम भूत सवार था कि हमें हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में एक सेटिंग थी कि जिंदगी में कुछ काम उन लोगों के लिए जरूर करना है जो कुछ करने में असमर्थ हैं या ऐसा है। गुड। तो 12th क्लास से ही मैंने सोशल वर्किंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। 12th से ही हम स्पोर्ट्स क्लब से और एनजीओ के नाम से अपने आप को आगे करते गए। फिर बिजनेस में भी आए तो उसमें भी ये था भाई बिजनेस ऐसा करना है जो बुलंदियों पर हो और जिसको लोग याद करें। तो आप लोगों की दुआ से उस स्टेज को भी कवर किया। लाइनिज्म को ज्वाइन किया 1990 में और पिछले 43 साल से लाइनिज्म में मैंने सारे पायदान पूरे किए, शुरू से लेके लास्ट तक। 43 साल में लाइनिज्म ने बहुत कुछ दिया मुझे। तो जब लाइनिज्म से थोड़ा सा मन हटा तो एक मन में विचार आया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ ऐसा होना चाहिए जो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से। तो उसके लिए हमने ह्यूमन हेल्पिंग हार्ट्स एसोसिएशन नाम से एक संस्था भी बनाई जो आज देश और विदेश में भी काम कर रही है। और उसके माध्यम से हम लोग आप जैसे सहयोगी सज्जनों के माध्यम से
वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां कोई हाथ नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग उसमें जुड़े हुए हैं। बाई प्रोफेशन मैंने डिग्री एडवोकेट की भी ली, कुछ साल प्रैक्टिस भी की, व्यापार भी किया, कुछ साल खेती भी की, और इसलिए आप मुझे All in one कह सकते हैं। नहीं, आप एक प्रोफेशन भूल गए, आप लोग आपको पत्रकार भी कहते हैं। हाँ, जर्नलिज्म तो देखिए वो तो मेरे रग रग में बसा हुआ है। 1985 से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया और आज तक मैं जर्नलिज्म से जुड़ा हूँ। देश और विदेश के कोई ऐसा राष्ट्रीय अखबार नहीं है जिसके लिए मैंने काम ना किया हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे जनसत्ता हो, चाहे पंजाब केसरी हो, चाहे भास्कर हो, चाहे पींग हो, और उसके बाद हमने अपना खुद का अखबार रतिया टाइम्स के नाम से भी यहाँ से शुरू किया, और आजकल यूट्यूब पे भी हम लोग इसको चला रहे हैं। ओके, तो कहते हैं ना कि कोई भी काम करो आपको कोई ना कोई पड़ाव जरूर सिखाता है कुछ ना कुछ। आप जर्नलिज्म में भी रहे, आपने एडवोकेट का भी किया और आपने लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। आप जैसे कहा कि हमने एक संस्था बनाई है, तो उस संस्था का आप बाद में डिस्कस करेंगे। चलो, पहले जो आपने बोला कि हर चीज का एक मैं पूछता हूँ कि क्या कुछ सिखाया उसने, जर्नलिज्म ने क्या सिखाया, एडवोकेट में आपने क्या कुछ, आप अगर शेयर करना चाहें लोगों से तो। देखिए, जिंदगी में आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी भी मुकाम को जब आप शायद चुनते हैं या किसी भी चीज में आप फील्ड में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है। वो अलग बात है कि आप उसको सीख को लेके आगे बढ़ें या उस सीख से पीछे। ओके, एज एडवोकेट मैंने ये सीखा कि हिंदुस्तान में न्याय बहुत मुश्किल है, सुलभ नहीं है। तो न्याय सुलभ होना चाहिए, आम आदमी तक न्याय की पहुंच होनी चाहिए, और ये मेरी हमेशा मांग भी रही। ओके, एज ए सोशल वर्कर मैंने बात सीखी जो हमारे हिंदुस्तान में कमी है, मानवाधिकारों को लेके हम लोग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। हमारी जो संस्था हमने बनाई है ये भी मानवाधिकारों पे काम कर रही है। पूरे विश्व में मानवाधिकार 100 साल से ज्यादा पुराना विषय हो चुका है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लोग मानवाधिकारों को, जहां तक आप भी समझते हैं कि पिछले 20-30 सालों से लोग जानने लगे, कुछ अवेयर हुए लोग। इसलिए मैंने ये अपने एसोसिएशन के माध्यम से मांग भी उठाई सरकार से कि मानवाधिकार विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को जन्म से पढ़ाई से शुरू करते ही उसको मानवाधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। बाकी व्यापार में मैंने जो सीखा, आपसे कहने वाली बात है कि एक चीज जो सीखी वो ये कि व्यापार हमेशा आपका इस टाइप का होना चाहिए कि ग्राहक की संतुष्टि आपका पहलो माता हो। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ पैसा कमाना अगर व्यापार में आपका मकसद है तो कहीं ना कहीं आप मार खाएंगे। बिल्कुल। और वो दया है आज 1980 से मैंने व्यापार शुरू किया, आज 44 ईयर हो गए हैं। मेरे ऊपर इस बात का कोई एलिगेशन नहीं है। 44 साल से हम जनता की व्यापार के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। ठीक है, व्यापारी हैं, व्यापारी के नाते पैसा कमाना आपका हक है, बिल्कुल, लेकिन वो पैसा इस तरीके से कमाया जाए कि किसी को ठेस ना लगे और किसी के साथ ज्यादती या धक्काशाही। लोग आपको पत्रकार कहें या एडवोकेट कहें या व्यापारी कहें, आपको ज्यादा खुशी किससे मिलती है? मुझे तो सिर्फ इस बात से खुशी होती है कि मेरे पुराने दोस्त मुझे अशोक कह के बुलाएं, और आप जैसे लोग मुझे सिर्फ अशोक चोपड़ा के नाम से याद करें। मुझे किसी और सब नाम की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब डेजिग्नेशन देखो एक मैटर करता है, क्योंकि जो ये देख रहे हैं अपना चैनल, बच्चे बहुत से इससे कनेक्टेड हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो वो चीजें शेयर जरूर करें कि जो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ के अंदर। जैसे आपने कहा कि 4 साल या उसमें मैंने घर वालों को छोड़ दिया कि मैं गांव में रहने लग गया और घग्गर नदी से क्रॉस करके मैं पढ़ना शुरू कर दिया। तो देखो आज भी मुश्किलें आती हैं, तो बच्चे दम तोड़ जाते हैं बीच में, यार मुश्किलें आ गई। तो उन बच्चों को अगर मोटिवेट करना, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि जिंदगी में अगर आप इंसान के रूप में पृथ्वी पे आए हो तो ये पृथ्वी फूलों का बिछोना नहीं है भाई। बिल्कुल, फूलों से ज्यादा कांटे हैं यहाँ पे। उन कांटों के साथ रहना और सहना सीखो। पल पल पे आपको मुसीबतें आएंगी, उनका डट के सामना करो, मुसीबत से घबराओ मत। ये निश्चित है कि जिस दिन आप मुसीबत से झेलना शुरू कर गए, मुसीबत का और प्रॉब्लम का आपने सामना करना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। रात के बाद सवेरा होना निश्चित है अमन जी, और ये आप लिख के रख लीजिए। रात के बाद अंधेरा खत्म होगा ही होगा, सुबह होगी होगी। इसलिए डट के हर मुसीबत का सामना कीजिए और किसी भी चुनौती से घबराइए मत, आप अपनी मंजिल को जरूर पा जाएंगे। अगर आपको याद हो, जैसे कि आपने कहा कि आप एडवोकेट हो, पत्रकार हो, व्यापारी भी हो, एक बार जब आप स्कूल में थे, मान लो आपको किसी टीचर ने पूछा होगा, हर बच्चे से पूछते हैं बेटा क्या बनना है, तो उस टाइम कुछ आपके दिमाग में था? अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझसे जब मेरे टीचर पूछा करते तो मैं ये कहता वकील बनना जी मुझे। ओके।
हालांकि मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया, वकील बना, लेकिन मैं वकालत को उतना वक्त नहीं दे पाया क्योंकि सोशलिज्म का कीड़ा दिमाग में ज्यादा था, जो वकालत पे हावी हो गया। लेकिन मुझे उस टाइम सिर्फ टीचर को ये कहता वकील बनना है मुझे। ओके, ये सोशलिज्म का कीड़ा कहाँ से आया? सोशलिज्म का कीड़ा अगर मैं सच में बोलूं आपको तो रतिया में ही आया। रतिया हमारा एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, और जिस टाइम मैं 10th क्लास में था उस वक्त मैं यह देखता था कि बहुत ज्यादा गरीबी थी, लोगों को किसी भी तरह की सुख सुविधा के साधन नहीं थे। हम स्कूल में खेलते थे तो बच्चों के पास फुटबॉल खेलते वक्त पहनने के लिए शूज नहीं होते थे। तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि कुछ साधन संपन्न लोग अगर चाहें तो ये जो प्रतिभाएं हैं इनको आगे लाया जा सकता। बिल्कुल, बस उस वक्त साथ लिया कि मेरे से जो होगा मैं कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए जरूर कर पाऊंगा, चाहे मैं जिस लायक भी हूं, ताकि मेरे देश के बच्चे, मेरे रतिया के बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़े और वो सिर्फ धनाभाव के कारण पीछे ना रह जाए। नहीं, आपने कहा कि कुछ लोग आगे जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं, हाँ ये बात बिल्कुल आपकी जायज है कि उनमें टैलेंट होता है, मगर कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीक होते हैं। जैसे आपने कहा कि साधन संपन्न लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपने खुद भी हेल्प करनी स्टार्ट की और लोगों से भी हेल्प स्टार्ट करवाई आपने? हमने जब तक पहले स्टार्टिंग में खुद शुरू किया, चाहे 2 रुपए से शुरू किया, 5 से किया, 10 से किया, जब खुद शुरू किया और जब लगा कि इसके लिए तो बहुत बड़ी मुहिम चाहिए, तो फिर हमने राष्ट्रीय स्तर पे, रतिया के स्तर पे शुरुआत की, एक संगठन बनाया, उस संगठन के माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा, जिन लोगों से पैसा ले सकते थे उनसे पैसा लिया, जिन लोगों से वक्त ले सकते थे उनसे वक्त लिया, और जिन लोगों को जरूरत थी उन तक पहुंचाया उस चीज को। क्योंकि कोई भी काम अगर करना तो कहते फैमिली की सपोर्ट के बिना नहीं होता। बिल्कुल। मेरे इस, अगर मैं अपने जीवन वृत्तांत को थोड़ा सा संक्षेप में व्यक्त करूं तो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर मेरे दादा स्वर्गीय श्री बेलाराम जी की छत्र छाया है। अगर रतिया के आप पुराने बसिंदे हैं तो रतिया के किसी भी पुराने बसिंदे से पूछिए, वो बेलाराम जी चोपड़ा को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी। मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैंने मंदिर जाता हूँ मैं, तो वहां लिखा हुआ है बेलाराम जी। हाँ, वो मंदिर उन्होंने बनाया हुआ। ओके। तो मंदिर की स्थापना उन्होंने की थी, हनुमान मंदिर की। और मेरे दादाजी, आपको एक बड़ी हैरानी वाली बात बताऊं, हम लोग गांव लालवास में आए थे पाकिस्तान से। ओके। तो मेरे दादाजी गांव लालवास के सबसे पहले सरपंच बने गए थे निर्विरोध लालवास में। ओके। उसके बाद वही गुण मेरे पिताजी श्री ज्ञानचंद जी चोपड़ा में आए, वो नंबरदार रहे, आज वो स्वर्ग आश्रम सोसाइटी के प्रधान हैं, हर जगह समाज सेवा में आगे हैं। तो देखिए, ये शुरुआत तो वहीं से होती है। आप एजुकेशन क्षेत्र में आगे जा रहे हैं तो आपके परिवार से मिलेगी, आपको समाज सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं तो परिवार का मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद परमपिता परमात्मा की दया ये रही कि मुझे मेरी पत्नी भी इस तरह की मिली कि जो खुद सोशल एक्टिविस्ट थी और एजुकेशन में उनकी अच्छी रुचि थी, तो उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। और आगे आने वाली औलाद, बच्चे भी ऐसे रहे, उन्होंने भी हर फील्ड में मदद की। और आज मैं अगर इस बात को किदंती कहूँ कि तथाकथि नहीं होगी कि मेरे पूरे परिवार को आज रतिया क्षेत्र में एक समाज सेवी परिवार के रूप में जाना जाता है, और उसके लिए आप सब लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आपने हमें सपोर्ट किया और हम इस क्षेत्र में कुछ हद तक लोगों की सेवा कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, लेकिन लोगों को मोटिवेट कर पाए कि कुछ व्यक्ति जो असहाय थे, आगे बढ़ना चाहते थे, अगर हमारे कारण उन्हें 2%, 5% या 10% भी मदद मिली तो ये उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूं इसके लिए। तो मेरा एक देखो पर्सनल सवाल है, क्योंकि हर समाज सेवी बाद में कहीं ना कहीं राजनेता होता है, आपके दिमाग में भी है ऐसी कोई चीज? मैं राजनीति से बिल्कुल दूर हूं। मैं 1% भी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना राजनीति कभी करना चाहता। आपको पता ही है, आपने देख लिया होगा, करनी होती तो अब तक कर लेता। नहीं, आप मेरे इस क्वेश्चन से एग्री है कि हर समाज सेवी बाद में कहीं ना कहीं सोचता है? हाँ, मतलब हर नहीं कह सकते, 90% समाज सेवी समाज सेवा के क्षेत्र में आते ही आगे राजनीति में जाने के लिए हैं। ओके। बहुत कम लोग हैं जो इस राजनीति के कीड़े को दिमाग से निकाल के समाज सेवा के क्षेत्र में रहते हैं ताकि समाज की भलाई कर सकें। लेकिन जब आपके दिमाग में राजनीति आ गई तो फिर आपका सोशलिज्म थोड़ा सा रास्ते से हट जाएगा। मतलब फिलहाल आपका कोई इरादा नहीं है उससे? कुछ इरादा नहीं, राजनीति में कोई जाने का इरादा नहीं। इन फ्यूचर हो सकता है कुछ भी? नहीं, अभी कोई नहीं है, अभी तक कोई इरादा नहीं है। देखो आगे तो परमात्मा की मर्जी है। एक आजकल एक बड़ा टॉपिक चला हुआ है, बिजनेस या जॉब या गवर्नमेंट जॉब के पीछे हर इंसान है आजकल। तो देखो बहुत से बच्चे देख रहे हैं, जैसे आपने देखो बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है, तो देखो जॉब और बिजनेस का मुकाबला नहीं हो सकता अगर बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होनी चाहिए, किस बिजनेस में या कैसे बिजनेस में आए लोग ताकि अच्छा काम कर सकें? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन कर दिया आपने। और आज की जो न्यू जनरेशन एजुकेशन लाइन में पढ़ रही है, हाँ जी भाई, एक चीज उन लोगों को ये समझ लेनी चाहिए कि आज कोई भी बंदा बाल नहीं काटना चाहता,
आज कोई बंदा एसी फ्रिज का मिस्त्री नहीं बनना चाहता, आज कोई बंदा बाइक का मिस्त्री नहीं बनना चाहता, आज कोई बंदा टेलर नहीं बनना चाहता, आज कोई बंदा कारपेंटर नहीं बनना चाहता, आज कोई भी बंदा कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं लेना चाहता। क्यों? ग्रेजुएशन करके डिग्री लेके बाजार में घूमना है, ओके, क्लर्क बन लेना है। भाई कितने क्लर्क रख लेगी सरकार? कितने प्राइवेट दफ्तरों में आप बाबू बन जाओगे? अब तो हर जगह सिस्टम ही ऐसा आ गया है कि मैन पावर तो वैसे बाहर होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भाई टेक्नोलॉजी। आप लोग टेक्निकल चीजें सीखने को तैयार नहीं है, जिससे आप सरकारी नौकरी में आप 20,000 या 50,000 महीना ले लोगे और एक अच्छा टेलर, एक अच्छा नाई 5-5, 4-4 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ऐसा लेवल लगा रहे हो भाई? इस चीज में आओ, इस फील्ड में आओ, आप कुछ ऐसा सीखो जो आपके अंदर कला है। मैंने कहता कि आप टेलर नहीं बन, अरे टेलर बनने की कला टेलर बनिए, नाई बनने की कला नाई बनिए, कारपेंटर बनना है कारपेंटर बनिए, दर्जी बनना दर्जी बनिए। जो भी काम आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं उसमें आइए ना, उस फील्ड में आइए, छोटा मोटा व्यापार शुरू कीजिए। आज एक सब्जी की रेडी लगाने वाला बंदा क्लर्क से ज्यादा पैसे कमाता है। बिल्कुल। पर क्यों हमें ये लगता है यार क्लर्क बाबूजी हैं, और बाबूजी के चक्कर में हमने अपने परिवार का भट्ठा बिठा लिया, खुद को भी ठप्पा लगा दिया, बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। सरकार की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे हम भीख मांग रहे हो। तो मैं चाहूंगा कि आज के बच्चे फील्ड में आगे आएं और ऐसा सीखें जिससे अपने टैलेंट को अपने परिवार पे और अपने समाज पे खर्च कर सकें। मतलब ज्यादा जॉब के पीछे ना भागे। बिल्कुल नहीं, जॉब कहां से किनको कितनी दे दोगे आप? कितने लोगों कितनी, अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब खत्म होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट सेक्टर तो आप देखते जाओ, हर साल एम्प्लॉयज घटते जा रहे हैं। अगर सरकार ने 50,000 कर्मचारी रिटायर हुए हैं तो नए 5,000 भी नहीं रखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना। तो जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों में हताशा होती जा रही है। तो उस हताशा को दूर करने के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज लेनी जरूरी है। और आप जैसे लोगों को, बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए। बिल्कुल। आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, आप आइलेट्स करवा रहे हैं या बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, माइग्रेशन करवा रहे हैं, अच्छी बात है, बाहर जाके हमारा टैलेंट, लेकिन उनको ये भी समझाओ भी आप ये, अब सुनो, यहाँ से जो बच्चे बाहर कनाडा या अमेरिका जाते हैं, यहाँ से किस चीज का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं? बिल्कुल, लेबर का ही कोई ना कोई काम, कोई टेलर का, कोई, तो भाई जब वहां जाके ये काम करना तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ भी कर लो ना, सारे तो वहां नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कल को एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि वहां सबके लिए बैन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने परिवार को पालने के लिए अगर आप में एजुकेशन नहीं है, चलो जा सकता है, जो बंदा कैपेबल है वो जाए, बिल्कुल, जो नहीं है तो वो यहाँ रह के कुछ करे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने बात की कि देखो लोग स्किल सीखना नहीं चाहते, उनको लगता कि जैसे फॉरेन में क्या सिस्टम है, भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। बस हमारे ये भावना हमारे यहाँ के लोगों में क्यों नहीं आ रही? जो बंदा वहां जाके चला गया वो वहां के सारे रूल भी फॉलो करेगा, रेगुलेशन भी फॉलो करेगा, मिस अंडरस्टैंडिंग भी नहीं करेगा, ड्राइविंग भी गलत नहीं करेगा, कोई भी चीज अनऑथराइज्ड जगह पे पार्क नहीं करेगा, कुछ छोटे से छोटा काम भी खुद करेगा, घर में कपड़े भी खुद धोएगा, बर्तन भी खुद मांजेगा, अपने खाना बनाना खुद करेगा। लेकिन यहाँ मैं क्यों करूं? बिल्कुल भाई, ये मैं क्यों करूं की भावना से बाहर आके मैं ही सब कुछ करूं की भावना में आ जाओ ना। तो जो कुछ करना है मुझे ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रतिया को आप कहाँ देखते हैं? अगर मैं बात करूं, आपने कहा पिछड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। नहीं, आज मैं रतिया को पिछड़ा हुआ नहीं मानता। मैं जो बात कर रहा हूँ 1980 की बात है। 1980 और मैं आज में 44 साल का। बिल्कुल बिल्कुल। आज यहाँ हर तरह का टैलेंट अवेलेबल है, हर तरह की। हाँ, एक चीज में पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन लेवल पे यहाँ सरकार ने कोई बहुत बढ़िया प्रयास नहीं किए। कोई अच्छे ढंग के एजुकेशन अगर थोड़े से यहाँ और खुल जाए तो बच्चे यहाँ से टैलेंटेड बहुत है, टैलेंट बच्चों में है, लेकिन उनको प्रॉपर वे में ले जाने के लिए जगह या स्पेस या जो चीज चाहिए वो नहीं है। स्पोर्ट्स में भी थोड़ी बहुत कमी है। बाकी यहाँ बिजनेस में कोई कमी नहीं है। यहाँ एग्रीकल्चर भी लोग अच्छे अच्छे फॉर्म बना के बैठे हुए हैं, काफी कुछ पॉपुलर है यहाँ के बारे में भी। इंडस्ट्री भी कुछ हद तक ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि रतिया आज पिछड़ा हुआ, रतिया आज डेवलपिंग है। आपने बात की 1980 की, मैं तो 1985 में दुनिया में आया। आप 5 साल पहले की बात कर रहे हो। नहीं, 15 साल पहले की, 1980 की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप 1980 की बात कर रहे हो। मतलब 1980 और अब में तो बहुत फर्क आया। अब तो बच्चे अवेयर भी बहुत हो गए हैं, एजुकेशन कर दी, थोड़ा क्रेज बढ़ा है लोगों का और पढ़ना शुरू किया है। आप वाले टाइम में शायद लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई में कम था, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि वो आप बताएंगे ज्यादा खोल के। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे टाइम में भी परसेंटेज की तरफ बाराबागी नहीं थी। जैसे आज 90%, 92, 94, 95, मैं इसको भी गलत मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे गलत पंगा ये कर दिया इन लोगों ने। आज सारे बच्चे 94, 95 लेके पैदा हो रहे हैं, तो भाई इतने बच्चे कहाँ एडजस्ट करोगे? हमारे टाइम में किसी के 50% आ जाते थे तो उसके घर में लड्डू बढ़ते थे भाई। सर आजकल 95, 96 लेने के बाद भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो
हमें देखना ना कहाँ कमी है हमारे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऐसा कौन सा हमसे गलत काम हो गया जिसकी वजह से बच्चे इतने मार्क्स लेके भी संतुष्ट नहीं है। वही बात मैंने आपको एक पर्सनल ईगो कि मुझे खुद का काम नहीं करना भाई, मुझे गवर्नमेंट की 20,000 की नौकरी कर लेनी है, लेकिन अपना बिजनेस नहीं करना या अपना कोई टेक्निकल काम सीख के कोई अपना कोई काम नहीं खोलना, नहीं, वो गलत। नहीं, बहुत सीरियस टॉपिक ऐसे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं बच्चे या पेरेंट्स उनको उन तरह संभाल नहीं पा रहे, कहां तक रिस्क, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी ये कि पेरेंट्स कैसे कनेक्टेड रहे बच्चों से, जैसे फ्रीडम कैसे दें कि हाँ ये कुछ हो या अपनी मर्जी से आप काम करो। इसमें भी ना अमन जी दो चीजों में रहेगा। एक तो कुछ पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं जिस वजह से बच्चों को प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे, जो पर्टिकुलर मैं हमारे एरिया की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं मेरे एरिया से बाहर चला जाऊं तो एजुकेटेड पेरेंट्स भी इतने हो गए कि मियाँ बीबी दोनों जॉब करने वाले हैं, और कई बार तो ऐसी पोजीशन है कि मियाँ और बीबी हफ्ते में एक दिन मिलते हैं। बच्चों को पापा संडे को मिलते हैं, बड़े एक चुटकुला होता है कि संडे वाले पापा, बिल्कुल आपने भी सुना होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो लोग अपने बच्चे से कहाँ इंटीमेट हो पाएंगे। मैं समझता हूँ कि 12 साल 15 साल की एज के बाद बाप और माँ को बेटे का दोस्त बन जाना चाहिए। बिल्कुल। उनकी हर गतिविधि पे ध्यान रखना चाहिए। आप बेटियों पे हम बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी बेटी कहाँ जा रही है किसी से, वो ठीक है, हमारी कुछ मानसिकता ऐसी है, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी जगह आपको बच्चों अपने बेटों पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बेटे नहीं बिगड़ेंगे तो बेटियां कभी नहीं बिगड़ सकती भाई। बिल्कुल जायज बात है। तो बेटों पे ध्यान रखिए, आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया है, कैसी एजुकेशन ले रहा है, उसकी सोसाइटी कैसी है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, उसके मन में कोई अवसाद तो नहीं चल रहा, उसके मन में कोई ऐसी भावना तो नहीं चल रही कि एजुकेशन को लेके वो आपसे बात नहीं कर पा रहा। अगर बच्चा चुप चुप रहता है तो माँ बाप को चाहिए उससे खुल के बात करो, और उससे ये बात समझाओ बेटा ये मार्क्स दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रखते, आपका इन मार्क्स का होना या ना होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए आपका खुश होना ही मायने रखता है। आप खुश हो, आप पर्सन हो, आप जितने मार्क्स ले आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में आप आगे बढ़ जाओगे, हम बढ़ गए तो आप भी बढ़ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें बच्चों के मन में आनी चाहिए, उसके मन में ऐसा कोई फीवर नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे से ये हो गया तो मैं ये क्या करूंगा, या मेरे दोस्त क्या करेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों का फोबिया दूर करना चाहिए कि बेटा तू जिस हाल में भी है हमारे लिए प्यारा बेटा है, हमें तेरे से कोई इस तरह की अपेक्षा नहीं है कि तू 95 लेके आ या 98 लेके आ, तू 85 भी ले आ सफिशिएंट है, 70 ले आ तो भी सफिशिएंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ये चीज हो जाएगी उस दिन बच्चे भी खुशहाल हो जाएंगे, पेरेंट्स के मन का बोझ भी उतर जाएगा। बिल्कुल। अब आप आए और मैं आपके इंटरेस्ट की बात ना करूं, अगर मैं कहूं कि जब आपको फ्री टाइम होता है, या मैं ये कहूं कि अशोक चोपड़ा जी फ्री टाइम में क्या करते हैं, क्या शौक है उनके, तो बताइए थोड़ा सा। पब्लिकली बताना जरूरी है, वैसे आपको तो सारी चीज़ों का पता ही है। तो आज आपने पॉडकास्ट में मुझे लिया तो ये रतिया के लोगों के लिए है, बस देश विदेश के लोगों के लिए है। हाँ जी। तो बचपन में जो मेरा शौक था वो बैडमिंटन खेलने का था। हाँ जी। आज भी बैडमिंटन जब मुझे वक्त मिलता है खेल लेता हूँ। क्रिकेट में मैं अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, उस टाइम हमारा जिला हिसार होता था तो जिला तक मैं खेल के आया हूँ। ओके। अभी आप पूछो तो अगर मेरे से के हॉबीज क्या है तो मुझे पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है। बहुत अच्छी जो टैलेंटेड मूवी है जिनसे आपको कुछ मिलता है वो देखने का शौक है। साइकिलिंग मेरी शुरू से हॉबी रही है, आज भी मैं 10 से 15 किलोमीटर रोज साइकिल चलाता हूँ। और इसके अलावा समाज सेवा को मैं शौक नहीं कह सकता, वैसे शौक है, ये भी बिल्कुल हॉबी है तो वो भी रहता है। और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने अच्छे अच्छे राइटरों के, अभी भी मैं इन दिनों खुशवंत सिंह की दिल्ली नामक बुक पढ़ रहा हूँ, गुड डैड बैड डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स। जो भी अच्छे पॉपुलर राइटर रहे हैं उनकी किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक रहा है। जहां से भी मुझे कोई अच्छी किताब मिलती है तो मेरा मकसद ये होता है कि उसको खरीद लिया जाए और पढ़ लिया जाए। अगर उससे कुछ ज्ञान मिलता है तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर उसको आगे किसी को बांट दिया जा सकता है तो बांटने की कोशिश करते हैं। मीन्स आप कह रहे हो कि जैसे साइकिलिंग आपके बड़े अच्छे शौक है, लोगों को होने चाहिए, हर किसी को। मान लो साइकिलिंग है, गार्डनिंग है, या आपको एक्टिंग का भी शौक है, मैंने देखा कई बार। हाँ, मोनो एक्टिंग में अगर आप रतिया से किसी 80-90 के दशक के लोगों से पूछोगे तो आपको एक ही नाम बताएंगे। 80-90 के दशक में यहाँ पे रामलीला होती थी बहुत बढ़िया। तो उस रामलीला में अगर मेरी 4 से 5 परफॉर्मेंस डेली नहीं होती थी तो रामलीला वाले कहते थे आज मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। तो उस टाइम के बढ़िया बढ़िया जो भी सॉन्ग थे उन पे मैं
खूब डांस करता था। आज भी डांस का बहुत शौक है, लेकिन आज पब्लिकली नहीं होता, फैमिली फंक्शन Family में function रहता है कई बार, मान लो। अब मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको, अगर आपका कोई फ्रेंड रतिया आ रहा है तो आप उसको क्या कहते हो कि रतिया में यार क्या कुछ है देखने वाला? मान लो आपका फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है कि मुझे रतिया आना है, और रतिया में किस कारण आऊं, मुझे रतिया देखना है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे भी रतिया में देखने वाला क्या है? तो अगर आपका अभिप्राय किसी मेरे पुराने कॉलेज या स्कूल दोस्त से है, हाँ जी, तो उसके लिए सिचुएशन थोड़ी अलग होगी। ओके, अगर कोई नॉर्मल फ्रेंड है तो उसके लिए सिचुएशन थोड़ी अलग होगी। Okay. अगर मेरा कोई पुराना मान लो दोस्त आ रहा है और वो रतिया से काफी टाइम से गया हुआ है, तो उसके लिए तो पहले हमारा ये होगा भी आओ भाई वाले पुराने दोस्त मिलकर बैठते हैं, ओके, पुरानी बातें ताजा करते हैं, फिर हम रतिया के बारे में बात बाद में करते हैं। क्योंकि एक रीयूनियन होना आज की डेट में सबसे बहुत जरूरी है। आप लोग क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हाँ जी, हैं, हाँ जी। आपको ज्यादा नॉलेज है, तो उसके बाद रतिया में आज देखने को बहुत कुछ है। आज रतिया में ऐसा नहीं है, रतिया की बाजार देखने वाली है, रतिया के जो पैडी में सबसे जो लोगों को यहाँ किया, आज 100 से ज्यादा शेल्टर है यहाँ पे, ये चीज उनको बताने वाली है। एग्रीकल्चर में भी हमारे फार्मर ने बहुत ग्रो किया है, नई नई वैरायटीज आ रही हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग यहाँ पे फूलों की खेती कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसी ऐसी नई नई वैरायटी की तो वो दिखाई जा सकती है। और जो बड़े बड़े स्टॉल यहाँ पे खुले हुए हैं, बड़े बड़े शोरूम है, और आपका जो एजुकेशन हब है, ये भी आज उस टाइम कहाँ थे। अगर 15 साल बाद कोई यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए एक सपना है कि रतिया में ये सब हो गया। बिल्कुल, ये चीजें उसके लिए मायने रखती हैं, और सबसे बड़ा मायने उसके लिए रखता है कि वो अपने पुराने सर्कल में क्या महसूस कर रहा है, पुराने लोगों से मिलके उन लोगों ने क्या अचीवमेंट की। एक पार्टिकुलर चीज बतानी हो कि यार आओ और रतिया में ये चीज अगर आपने नहीं देखी तो कुछ मिस कर दिया, आपके दिमाग में जहन में सबसे पहले क्या आता है? आप पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलर एक सिंगल चीज अगर किसी को बतानी हो रतिया में ऐसी क्या है, तो मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा रतिया में नहीं नजर आ रहा कि मैं सिर्फ एक चीज से उसको बांध सकूं। तो मैं समझता हूँ अमन जी, अगर आपने कुछ ऐसा देखा तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, जब आप रतिया में थे पहले, आप 1980 की बात कर रहे हो या 1990 में, जब आप 95 में जवान हो गए आप, तो कोई स्टॉल पे जाना पसंद हो, आप कोई चीज आपको फेमस उस टाइम लगती हो कि यार बहुत फेमस चीज थी, मैं उस टाइम उस शॉप पे जाता था या उस स्टॉल पे जाता था, मैं उस दिनों की बात कर रहा हूँ। मैं वो उन चीजों पे आना चाह रहा हूँ कि वो लोग ही नहीं रहे जो लोग उस टाइम हम केसर के छोले खाते होते थे। ओके, सबसे बड़े मशहूर होते थे, हमारे स्कूल के बाहर केसर की रेडी लगती थी। हाँ जी, और आपको याद है उस टाइम में एक बड़ी चीज होती थी ठप्पे वाली कुल्फी। मैंने टेस्ट नहीं 10 आपने देखी, 10 पैसे दे के ठप्पा दबाते थे वो, तो उसमें अगर एक कुल्फी आती है तो एक, दो निकलती है तो 2 मिलेंगी आपको, 4 निकल, हम लोग कंपटीशन करते थे भाई, तेरी एक निकली, तेरी 2 निकली। तो अगर मेरे दोस्त कभी यहाँ आए तो मेरी कोशिश है कि उनको मैं वो ठप्पे वाली कुल्फी दिखाऊं, या एक दूरबीन लगा के हमें पूरा वर्ल्ड घुमाया करते थे लोग। ओके, वो दूरबीन से 10 पैसे मुझको देते थे, ये दूरबीन लगा के देखो, वो दिखाता था ये अलादीन का चिराग आ गया, ये पाकिस्तान आ गया, ये अफगानिस्तान आ गया, ये चाइना आ गया, वो दिखाता होता था। वो चीजें अगर कहीं अवेलेबल हो तो मैं उनको दिखा पाऊँ। मेरे मन की इच्छा है कि हम उन चीजों को संजो के रखें। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने उस जमाने का एक रिकॉर्ड प्लेयर अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है, जो ऐसे से चलता होता था। अभी भी उसमें मेरे पास कुछ LP रिकॉर्ड ऐसे पड़े हैं जो मेरे पसंदीदा सॉन्ग है। ओके, तो मेरे दोस्त और हम बैठ के सुना करते थे इन चीजों को। अगर अशोक चोपड़ा जी को छोड़ दिया जाए कि मेला है, बच्चे की तरह घूमना है, तो क्या मजा आएगा? मैं सबसे पहले नंगे पांव भाग के कुल्फियां खाना पसंद करूंगा। हल्के बड़ी मुश्किल से भूले हैं उन दिनों को। और वो सुना है ना आपने हाँ जी, कि कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, अगर वही लौट के आ जाए तो फिर जिंदगी में और क्या चाहिए। ओके, अब आपने सवाल कर दिया कि अगर आप बचपन की तरह मेले में चले जाओ, भाई बचपन तो बचपन है यार। हाँ जी, मेले में जाएंगे तो मेले में वही बचपन की तरह अगर घूमेंगे तभी मजा आएगा ना। वही झूले खाने, वही कुल्फियां खानी, वही टॉफियां खानी, वही चुस्कियां चूसनी, मजे लेने, तो बचपन तो उस तरीके से घुमाया जाएगा। अगर बचपन कभी जाने का मौका मिले तो वही मजा लेने को। नहीं, मेरा ये पूछने का मकसद यही था कि आजकल के बच्चे ना थोड़े से फॉर्मल हो गए हैं, कि मतलब वो जैसे मोबाइल से ज्यादा अटैच हो गए, बाहर निकलना पसंद नहीं करते, सारा सारा दिन फोन देखते रहते हैं। तो क्योंकि आप बता सकते हो बच्चों को कि जो चीज आपने देखी है, जो एक चीज जो आज के बच्चों को सीखनी चाहिए कि मिट्टी से बड़ा हमारा दोस्त कोई नहीं। बिल्कुल, जो माटी में खेल के बड़ा हुआ है, जिसने माटी को अपने शरीर पे ओढ़ लिया है, वो जिंदगी में कभी छोटी छोटी बात से, छोटी छोटी चीजों से बीमार नहीं पड़ेगा। ये भी गारंटी। जितना हो सके माटी से जुड़ के रहो, और जब कभी घुसो तो उन चीजों में खो जाओ ना यार। उस टाइम आपको मोबाइल याद नहीं होना चाहिए, उस टाइम आपको सामने वाला झूला नजर आना चाहिए, वो चरखी काटते हुए वो चीज नजर आनी चाहिए, वो बुढ़ी के बाल, बिल्कुल, वो चीजें याद आनी चाहिए। ये बचपन वही है।
बच्चों के लिए आज भी चीजें सारी वही हैं। फर्क क्या है कि हम लोग थोड़े दिमाग से हल्के कह सकता हूं मैं थे, बिल्कुल। आज के बच्चे थोड़े टैलेंटेड ज्यादा समझने लग गए हैं, पर ये गलत है। ओके। बच्चों को चाहिए कि बचपन को बच्चों की तरह एंजॉय करें, और माँ बाप को भी चाहिए कि 4 साल या 5 साल तक बच्चे को उसका बचपन एंजॉय करने दें, उसको वो सब करने दें जो उन्होंने खुद किया है। ओके। तभी ही आपके घर में वो बच्चे सही तरीके से वो हो पाएंगे, और मैं समझता हूँ प्रोडक्टिव भी हो पाएंगे वो। जो उनके अंदर इम्यूनिटी की कमी है वो भी तभी दूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज आप हर चीज में मेडिसिन, हर चीज में इंजेक्शन लेके तो नहीं कर सकते ना अपने आप को प्रोटेक्ट। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि आयुर्वेदा भी कहता है कि बच्चे अगर मिट्टी से पहले खेलते थे ना तो बच्चे ज्यादा अच्छे रहते थे। आजकल के बच्चों को मिट्टी लगती ही नहीं है। आज लोग दोबारा उस चीज में आ गए हैं। दोबारा मिट्टी के घर, मिट्टी के तवे, मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी की ढोलकी, उसमें मिट्टी में खाना बनाना, वो चीजें क्यों आ रहे हैं? कि हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने सारी चीजें करके देख ली, वही बात घूम के वही आ रही है कि जो चीज हमारे बचपन में थी, जो हमारी जातिगत पुराने बुजुर्ग हमें बताया करते थे, जन्म जन्मांतरों से चली आ रही थी, कि वो चीजें वाकई में सही थी। हमारे साइंटिस्ट से, आज के साइंटिस्टों से, हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस कला को जीवित रखा। और आज हम लोग, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जो 60-70 साल की एज में भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आज अब देखिए ना, 30 साल का बच्चा आपको बूढ़ा लगने जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने उन चीजों को अपनाने की अपनी लाइफ में कोशिश नहीं की जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए विरासत छोड़ी थी। अब भी कहूंगा कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत की कदर करनी चाहिए, बच्चों को अपना बचपन जीना चाहिए, इगोस्टिक नहीं होना चाहिए। ओके। बात वही आ गई कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे थोड़ा फटाफट करूंगा, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, रैपिड फायर बोल सकते हैं इसको। मैं कुछ फेवरेट चीजें डिस्कस करूंगा आपसे। फेवरेट हीरो? मेरा फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन। आज का? आज का फेवरेट हीरो सलमान खान। ओके। फेवरेट हीरोइन? तापसी पन्नू। और पहले वाली? पहले हेमा मालिनी। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर मोहम्मद रफी पहले, आज गुरदास मान। अच्छा, पंजाबी हिंदी में दोनों में सिंगर अलग अलग? हाँ, क्योंकि गुरदास मान की मुझे वो चीज बहुत पसंद है जो उसने जिंदगी की हकीकत को शब्दों में व्यक्त किया। और रफी साहब की आवाज आज भी सुनते हैं तो ऐसे लगता है ओके, मतलब मजा आ जाता है आपको। और फेवरेट फूड? फेवरेट फूड अगर मेरा कोई पूछे तो मैं बाजरे की रोटी खाना पसंद करता हूँ। ओके, क्योंकि आपने बाहर भी ट्रैवल किया है, तो बाहर की कंट्रीज में कुछ चीज आपको अच्छी लगी है? अब मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि लोग इस चीज को थोड़ा सा इगोस्टिक मानते हैं। मैं सी फूड बहुत फेवरेट अच्छा खाता हूँ। ओके। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का कल्चर है। अगर मैं चाइना गया तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के केकड़े खाए जाए, कोई खास बात नहीं उसमें। अगर मैं बैंकॉक गया तो बैंकॉक की चीज खाई जाए, ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया की चीज खाई, यूएस से गया तो वहाँ के फ्रूट खाना पसंद किया। मुझे वो कल्चर पसंद है। मैं ये जाके हर जगह पंजाबी ढाबा ढूंढने की कोशिश नहीं करता। ओके, मतलब जो वहाँ की फेमस चीज है वो खाने की कोशिश करता। आप वो ढूंढते हो कि वहाँ जो इजी अवेलेबल, जो वहाँ के लोग खाते हैं, ताकि हमें पता लगे लोग क्या खाते हैं वहाँ पे। मतलब आप टेस्ट कराते हो हर चीज को? हर चीज को। मैं गुजरात गया तो मैं वहाँ पंजाबी ढाबा नहीं ढूंढता। ओके, गुजरात में मेघालय गया तो वहाँ भी ढूंढता। अभी मैं थोड़े दिनों में भूटान जा रहा हूँ तो मैंने पहले वहाँ पे वो चीजें बुक करी हैं जो भूटान की फेवरेट है, वो खानी है जो वहाँ के लोग खा रहे हैं। पंजाबी तो रोज ही खाते हैं। क्योंकि एक कोरोना का टाइम आया था और बीच में लाइफ में ऐसे ऐसे टाइम आ जाते हैं कि थोड़ा बंदा डाउन हो जाता है या फील करता है कि यार बहुत हो गया, या एक सैड फीलिंग आती है। कभी आपके साथ भी ऐसा होता है? मैंने तो इस चीज को बड़ी शिद्दत से भोगा है। आपको शायद याद नहीं है कि कोरोना टाइम में मेरी पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया गया था। हाँ जी। मेरे घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया था। हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। लेकिन मैं उस शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ कि उस टाइम हम लोगों ने क्या किया। सारे पुलिस वाले और सारे मोहल्ले वाले बाहर खड़े होकर देखते थे। हम लोग पूरी स्पीड में ऊपर छत पे जाकर डेक चलाते थे और पूरी फैमिली वहां डांस करती थी। लोग कहते थे यार कमाल है। मैंने कहा भाई जिंदगी एंजॉय करने के लिए मरेंगे तो कल मरेंगे, जीते जी नहीं मरना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना टाइम में जो मैंने चीज सीखी है कि लाइफ अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने जिंदगी को और तरीके से जीना शुरू किया। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदला है, खासकर मेरा ही बदला है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसलिए जो है उसी में एंजॉय करो, उसी को सेलिब्रेट करो। आप भी ये मानते हैं चीज? अमन जी, जो आपने कोरोना को लेकर बात की, तो मैं समझता हूँ कि जिस इंसान ने कोरोना काल में कुछ नहीं सीखा वो जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकता। कोरोना काल ने हमें ये बताया कि प्रकृति की कदर करना कितनी जरूरी है। बाकी जो आज की चीजें हैं जमाने की, वो किसी काम के नहीं है इंसान के। नेचर ने ही लास्ट तक हमारे काम रहना। आपने देखा होगा कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था
आसमान कितना साफ था, बिल्कुल। मौसम कितना बढ़िया हो गया था। उस टाइम किस आदमी का ध्यान था कि मुझे कुछ ब्रांडेड लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी में घूमना है? सबको ये एक ही चिंता लगी हुई थी ना कि किसी भी तरह से सर्वाइव करना है, अपनी जान बचानी है, परिवार को सुरक्षित रखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वही सोच आज इंसान में आ जाए, और हमें समझता हूँ हमेशा के लिए आ जाए, कि पैसा कमाना जरूरी है जिंदगी में, लेकिन पैसे के लिए जिंदगी नहीं है। बिल्कुल। जिंदगी के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन हमें अपने आप को सेटल मेंटेन करने के लिए और लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैसे की इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि हम प्रकृति का आनंद लेना भूल जाए। प्रकृति की गोद में बसना चाहिए, प्रकृति की कदर करनी चाहिए, तो नेचुरल वे में हमें वो चीजें मिलेंगी जो हमने कभी सोची नहीं है। तो इंसान को उन चीजों से जरूर सीखना चाहिए और अपने आप को प्रकृति के हवाले कर देना चाहिए। जो होगा अच्छा ही होगा। सर, आज मेरा सेकंड एपिसोड था, आप इस अपना कीमती समय दिए, क्योंकि आपके पास टाइम होता नहीं एक्चुअल में। तो बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सी बातें आपके बारे में नई लोगों को आज जानने को मिली है। मेरे आई थिंक बहुत सी नई चीजें आपने आज लोगों को बताई हैं, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जाते जाते एक लोगों को मैसेज और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुला के एक माध्यम उपलब्ध करवाया कि मैं अपने इलाके की जनता से रूबरू हो सकूँ, वो आपके माध्यम से मेरे उद्गार सुन सकें, मेरे मन में क्या है, लोगों की मेरे प्रति क्या इमेज थी, हो सकता है इसके बाद कुछ उनकी इमेज में कुछ और चेंजेस आए। लेकिन एक चीज जो जिंदगी में मुझे सब लोगों से कहनी है, जियो और जीने दो, मेरी फिलॉसफी है। अपनी जिंदगी जियो, मस्ती के साथ जियो, एंजॉय करो, लेकिन सामने वाले को भी वही मस्ती पाने का हक है। किसी को बिना मतलब डिस्टर्ब मत करो, प्रकृति के टच में रहो, अपने काम को ईमानदारी से करो, घर और परिवार की कदर करना सीखो, अपने माँ बाप और बुजुर्गों के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, अपने टैलेंट को आगे लेके आओ और नंबरों की दौड़ में शामिल मत हो। जैसे हो आप सबसे बेस्ट हो, परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया है वो सबसे बेस्ट क्रिएशन है। आप किसी से कंपटीशन या प्रतिद्वंदिता मत रखिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए अपना जोर लगाइए। दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। जब आप सही दिल से चलेंगे, मंजिल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। यही सोच के हर इंसान को काम करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।